हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉइंट क्लासेस पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम आपके लिए क्लास 12 की फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट चैप्टर आपको स्टार्ट किया था हमने कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जो यूनिट थी आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी स्थिर वैद्युत की। तो आज हम बच्चों उसी की बात करेंगे। तो इसका जो आज हम टॉपिक आपने उठाया है आवेश का क्वांटमीकरण। जैसा कि हमने पिछली वाली वीडियो में आवेश की मात्रा के बारे में बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा हो प्लीज उस वीडियो को देखिए। तो आज हम बात करेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। वैसे तो देखा जाए इस वीडियो को हमने कल ही अपलोड कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्या रीजन था कि वीडियो चल नहीं पा रहा था। एक या 2 मिनट चलता था, बफरिंग करने लगता था। तो बहुत से बच्चों की कॉल और मैसेज आया कि सर वीडियो नहीं चल रहा है, तो इसलिए फिर से इस वीडियो को बना रहे हैं। तो उसको आप ध्यान समझने की बात हो। तो आज हम बात करेंगे आवेश का क्वांटमीकरण। यानी आवेश का क्वांटमीकरण क्या है कि भौतिक अस्तित्व रखने, आप पहले इसकी परिभाषा समझ लीजिए क्या है कि भौतिक अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि भौतिक अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश अपनी मूल आवेश यानी कि ई, मूल आवेश यानी कि ई का पूर्ण गुणज होता है। जो वैल्यू होती है मूल आवेश की 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम जो होती है वैल्यू। तो इस बात को समझेंगे। पहले देखिए हम आपको ऋणात्मक वस्तु या ऋणावेशित वस्तु और धनावेशित वस्तु से पता लगाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरित हुआ। आवेश का क्वांटमीकरण का सिद्धांत इस बात को बताता है, जिसे हम बताते थे कि कोई उदासीन वस्तु है, उदासीन वस्तु ने कुछ इलेक्ट्रॉनों को त्यागा या उदासीन वस्तु ने कुछ इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन, कुछ की जगह मतलब क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी होगी। क्वांटिटी तो होगी कि कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन निकले और कितनी संख्या में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। उसी संख्या को आज हम बात करेंगे। तो इस बात को समझो, पहले समझो। पहले बच्चों बात करते हो जी कि आपकी कोई उदासीन वस्तु है। क्या है उदासीन वस्तु? जब कोई वस्तु उदासीन होती, बता चुके हैं, जब कोई वस्तु उदासीन होती है तो उस पर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है, तभी तो वस्तु उदासीन बोलोगे। और इस पर जो नेट आवेश होता है, इस पर उदासीन वस्तु पर नेट आवेश होता है, कैसा होता है, शून्य होता है। बात क्लियर? अब हम क्या करें कि इस उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कराएं। क्या करें, इस उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। हम बता चुके हैं कि कोई उदासीन वस्तु जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो वस्तु ऋणावेशित हो जाती है। जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तो वह धनावेशित हो जाती है। तो जैसे इस उदासीन वस्तु पर क्या हुआ, इस उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो क्या हुआ, जो आपकी जो उदासीन वस्तु है यहां बना दी रहने दो, इस उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो उदासीन वस्तु पर कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश। ऋणावेश आ गया, यानी कि वस्तु कैसी हुई आपकी, ऋणावेशित। आप समझो, जैसे इस उदासीन वस्तु ने, मान चलो हम बता रहे हैं कि इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इसके ऊपर जो आवेश आएगा, इसके ऊपर इस उदासीन वस्तु पर जो आवेश आएगा कितना आएगा, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश, एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेश, यानी कि 1 ऋणावेश होगी। आपका जो मूल आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। यानी कि इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। अब मान चलो इस उदासीन वस्तु ने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। कितने ग्रहण किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। तो अब जो आपकी उदासीन वस्तु है वो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर ऋणावेशित हो गई। -2 गुणा 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। ऐसे ही किसी वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, n तक। तो लास्ट में हम बताते हैं कि इस उदासीन वस्तु ने n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, n इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है उसको कौन सा आवेश आता है, ऋणावेशित। तो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। इस बात को समझो। जो बच्चों जो प्रोटॉन पर आवेश होता है, यहां लिख रहे, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है कितना होता है, 1 धनात्मक 1 प्लस का 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलम। कितना होता है, -19 कूलम।
और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस का 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब जो आपका जो मूल आवेश होता है आवेश का सबसे न्यूनतम मान होता है, यानी एक प्रोटॉन के आवेश को भी मूल आवेश कहते हैं, या एक इलेक्ट्रॉन के आवेश को आप इलेक्ट्रॉन के आवेश को कितना समझे, तो आप इसे कह सकते थे माइनस का बनी माइनस का ही, इसे आप कैसे लिख सकते हैं प्लस का ही। प्रोटॉन पर प्लस का ई आवेश और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का ई आवेश। तो बात क्लियर है। तो आपका जो मूल आवेश होता है आवेश का सबसे न्यूनतम मान होता है, जो मूल आवेश होता है सबसे न्यूनतम, इससे न्यूनतम मान हो सकता है कितना 1.6 कूलम। तो प्रोटॉन पर आवेश होता है एक प्रोटॉन के आवेश के बराबर, जो प्रोटॉन पर आवेश होता है उसे हम मूल आवेश कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर जो आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं। उसको माइनस के चिन्ह को नहीं समझते, माइनस का ई हो जाता, माइनस का ई और प्लस का ई। तो ये बात क्लियर है। यहाँ हम बात कर रहे थे कि जब नेट आवेश तक कोई वस्तु उदासीन वस्तु है, इस उदासीन वस्तु ने जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, हमने पहले इस पर एक इलेक्ट्रॉन उदासीन वस्तु ग्रहण किए, कितने किए, इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। जब इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस उदासीन वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणावेशित आया, एक इलेक्ट्रॉन बराबर ऋणावेशित हुई उदासीन वस्तु। इसी प्रकार 2 3 डॉट 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 कहां तक n तक। लास्ट में जो आपका आया इसमें जो q तो माइनस का n इनटू तो 1.6 कूलम क्या है आपका e यानी कि मूल आवेश। तो ये तो बात जब रही जब हमने किसी उदासीन वस्तु पर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, क्वांटिटी पता चली। उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, 5 किया, डॉट डॉट n तक। ऐसा तो है नहीं कि किसी उदासीन वस्तु ने 1.25 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया या 2.5 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया या फिर 3.5, ऐसा तो नहीं हुआ। यानी पूर्णांक संख्याओं के रूप में इस उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया। उसी प्रकार से वस्तु कैसी हो गई, ऋणावेशित हो गई। अब हम अच्छी बात करेंगे कि जब जो कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर, तो जब कोई उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, कोई उदासीन वस्तु थी, जब इस उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा क्या हुई, जब इसने इसी बता दे रहे हो उदासीन वस्तु थी, इसने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, वस्तु कैसी हुई आपकी धनावेशित, कैसी हो गई धनावेशित। तो ऐसे यहाँ पर आप रख सकते हो जो उदासीन वस्तु आपकी थी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, आपकी उदासीन वस्तु कैसी हो गई थी धनावेशित। बात क्लियर है। अब बात करेंगे कि जब कोई उदासीन वस्तु ने कितने, हम पहले बात करेंगे सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन, इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इस उदासीन वस्तु ने, तो इस उदासीन वस्तु ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा। तो जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तो क्या होता है, वस्तु धनावेशित हो जाती है। तो कितना, अब जब एक उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो उसके ऊपर जो आवेश होगा कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश इंटू 1.6 गुणा 10⁻⁻19। यानी कि जो उदासीन वस्तु है जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनावेशित हुई तो इस पर जो आवेश, जो वस्तु धनावेशित कैसे हुई, वह एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वस्तु धनावेशित हुई, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वस्तु धनावेशित हुई। अब इसी प्रकार इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागी, जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागी तो इस पर प्लस का 2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो जैसे इस धनावेशित वस्तु ने या इस उदासीन वस्तु ने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा तो 2 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वस्तु धनावेशित हुई। तो ऐसे ही उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 त्यागा, 3 त्यागा, 4 त्यागा, तो जितने इलेक्ट्रॉन त्यागती जाएगी अब वह उतने ही इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर वस्तु कैसे हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन त्यागा, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागा, n इलेक्ट्रॉन, लास्ट में इसने कितने इलेक्ट्रॉन त्यागे, n इलेक्ट्रॉन। जब इसने n इलेक्ट्रॉन त्यागे तो आए n इलेक्ट्रॉनों के आवेशों के बराबर धनावेशित हो जाएगी। 1.6 कूलम आपका क्या है,
मूल आवेश, यानी कि आवेश का सबसे न्यूनतम मान मूल आवेश यानी कि ई। अब बच्चों इतनी बात क्लियर है। हमने पहले आवेश का क्वांटिकीकरण की परिभाषा क्या थी कि भौतिक अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। तो हमने अलग अलग तरीकों से आपको बताया कि जब वस्तु ऋणावेशित होती है तब उसमें इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी होती है, तब उस पर इलेक्ट्रॉन का आवेश कैसा होता है, और जब वस्तु धनावेशित होती है तब उस पर इलेक्ट्रॉन आवेश, यानी जब वस्तु ऋणावेशित होती है तो Q बराबर माइनस का यानी, जब वस्तु धनावेशित होती है तो Q बराबर प्लस का यानी। अब जो आपकी बात आएगी आवेश की, जो ओवरऑल निकल के आएगा Q बराबर प्लस माइनस का n, Q बराबर प्लस माइनस का n। आप पहले इस बात क्लियर है, बात तो क्लियर होगी। अगर आपको फिर भी इस बात में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं उठाई, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ इतना किया है कि पहले हम पता लगाना चाहते थे कि ऋणावेशित वस्तु पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, और धनावेशित वस्तु पर जो आवेश होता है यानी किसके मल्टीपल में होता है, यानी वस्तु से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, पूर्णांक संख्या के रूप में। आप किसी भी वस्तु से इलेक्ट्रॉन पूर्णांक संख्या के रूप में निकालते, 1 निकाल लो, 2 निकाल लो, 3 4 5 6, या किसी कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती तो 1 2 3 4, तो वही वैल्यू निकाल रहे थे हम। तो पहले उदासीन वस्तु थी, उदासीन वस्तु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण की वस्तु कैसी होगी, ऋणावेशित हो गई। इस पर जो आवेश, इसने जब 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर वस्तु ऋणावेशित हुई। जब इसने 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो 2 इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर वस्तु ऋणावेशित हुई। आपका 1.6 + कूलम क्या ई, यानी कि मूल आवेश, यानी 1 प्रोटॉन के आवेश के बराबर जो प्रोटॉन का आवेश होता है उसे मूल आवेश कहते हैं, या 1 इलेक्ट्रॉनिक आवेश को भी हम मूल आवेश कह सकते हैं। बस माइनस के चिन्ह माइनस का ई हो जाता है, प्लस का ई हो जाता है। अब हाँ, इस बात समझ लीजिए, अगर वस्तु उदासीन थी बच्चों, देखो यहाँ उस बात को समझिए, इतना पॉइंट आप क्लियर हो चुका है। तो उदासीन वस्तु बता दी है, जैसे कोई वस्तु उदासीन होती है, बताते हैं उदासीन वस्तु में जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन। तो मान लो इसमें 5 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, तो 5e प्लस का 5e, हमने क्या लिखा, तो आवेश ही लिखा है 1. ऐसा लिख दो, ध्यान समझना, 5 प्रोटॉन का 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम प्रोटॉन, और 5 × इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। आप समझो जी वैल्यू कितनी है, तो ई है आपका, तो 5e और आपका ये माइनस का 5e। अब जो वस्तु उदासीन है, इलेक्ट्रॉन संख्या प्रोटॉन बराबर है, तो जो नेट आवेश क्या होगा, इस पर जो नेट आवेश हमने बताया है, जो 5e माइनस का 5e, दोनों ये हो जाता है, 5e 5 कैंसिल आउट। ये तो आपकी बात उदासीन वस्तु की बात हो गई। तो उदासीन वस्तु क्लियर हो चुका होगा, तो हम बता चुके थे पिछली वाली वीडियो में, लेकिन आपको फिर से इस बात को समझा दी है, तो इतनी बात क्लियर है। अब हम आपको यहाँ पर बताएं Q बराबर प्लस माइनस n आया, वहाँ n क्या e क्या है, आप पहले इसका स्क्रीन तो ले लीजिए, उसके बाद हम बात करें। तो ये बात क्लियर हो चुकी होगी, यानी कि जैसे ही इसने 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो वह 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर धनावेशित हुई। जब 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इस उदासीन वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर धनावेशित हुई। जब 2 को त्यागा तो 2 इलेक्ट्रॉन धनावेशित, इसी प्रकार n को त्यागा तो n इलेक्ट्रॉन के बराबर वस्तु धनावेशित। आप इसको पहले स्क्रीन ले लीजिए। तो बहुत आपके आवेश क्वांटिफाइड क्या निकल गया है कि भौतिक अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी कि Q बराबर प्लस माइनस का n, Q बराबर प्लस माइनस का n, जहां n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और आपका E क्या है, मूल आवेश, E क्या है, मूल आवेश, यानी कि मूल आवेश यानी कि कितनी वैल्यू होती है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, या Q मूल आवेश हो गया। उसके बाद Q क्या आपका आवेश है, Q क्या है, आवेश। तो बात क्लियर है।
तो आवेश का क्वांटिटीकरण हमने दोनों प्रकार से बताया आपको, धनावेशित वस्तु से बताया, ऋणावेशित वस्तु से, यानी दोनों प्रकार से बताया था कि अगर ऋणावेशित वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उस पर कितने आवेश आता है, तो वही बात है प्लस माइनस एन। बात क्लियर है। तो भौतिक अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश अपने मूल आवेश का पूर्ण गुणा होता है। लेकिन बात क्लियर है, इस बात समझिए। अब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं वो किस रूप में निकलते हैं, पूर्णांक संख्याओं के रूप में, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, यानी कि जो m होता है 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी कि पूर्णांक संख्या इसलिए बोल रहे हैं कि कोई बता चुके हैं कि कोई वस्तु से, उदासीन वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे आप, वह एक पूर्णांक संख्या के रूप में निकाल लोगे। आप किसी वस्तु से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, 4 निकालो, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप किसी वस्तु से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकालो या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकालो या 3.5। किसी वस्तु से पूर्णांक संख्या के रूप में इलेक्ट्रॉन निकालोगे, या किसी वस्तु कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी उधर पूर्णांक संख्या के रूप में ग्रहण करेगी। वह 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी, 2 करेगी, 3 करेगी, 4 करेगी, डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो जो तुम्हें क्लियर है। अब इससे रिलेटेड कुछ सवाल लगवा दे रहे हैं आपको न्यूमेरिकल, उसको समझ लिया, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो आपके लिए सवाल है कि एक चालक पर 3.2 गुणा 10⁻⁹ कूलम का ऋणावेश है, तो चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है, तो समझो ध्यान से। तो एक चालक पर 3.2 गुणा 10⁻⁹ कूलम का ऋणावेश, किसका मान दिया गया आपका, यह आपका क्यू का मान है। किसका मान है, क्यू का मान। क्यू का मान कितना दिया गया, 3.2 गुणा 10⁻⁹ कूलम। बात क्लियर है। तो चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या पूछा आपसे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही तो पूछी है, यानी कि एन का मान, एन का मान पूछा है। और हम ई यानी कि मूल आवेश का मान जानते हैं, 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम जबकि ई का मान होता है। फॉर्मूला में क्या बताया था, क्यू बराबर एन, एन मान ज्ञात करना, एन बराबर क्यू अपॉन ई, एन बराबर क्यू अपॉन ई। क्यू का मान कितना दिया गया, 3.2 गुणा 10⁻⁹ कूलम बटे ई का मान 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम। कूलम कूलम कैंसिल, -19 से -19, क्योंकि -19 ऊपर जाएगा प्लस को हो जाएगा कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट, 16 दूनी 32, एन बराबर 2। एक बात को समझो, 2 इलेक्ट्रॉन, एन बराबर 2 इलेक्ट्रॉन। एक बात समझो कि जब कोई वस्तु ऋणावेशित होती है उस पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, अधिकता होती है। वस्तु ऋणावेशित तभी हुई जब उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हुई है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो खुद में ऋणावेश होता है, जिस पर जाएगा वो ऋणावेशित कर देगा। तो ऋणावेश वस्तु ऋणावेशित, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता, 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता। बात क्लियर बच्चों, इतनी क्लियर हो चुकी है सवाल को। उसने किया क्यू का मान रखा, एन का मान पूछा था आपसे, ई का मान पता है, मूल आवेश क्यू बराबर एन, एन बराबर क्यू अपॉन 2 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। अब दूसरा सवाल दिया गया है कि एक चालक पर 6.4 गुणा 10⁻⁷ कूलम का धनात्मक आवेश है। क्या पूछा, किसका मान दिया गया, क्यू का मान दिया गया 6.4 गुणा 10⁻⁷ कूलम। तो ज्ञात करो चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी एन का मान आपसे पूछा है, आपको ई का मान तो पता है, 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम। क्यू बराबर एन ई, फॉर्मूला पता हमें, तो एन बराबर क्यू अपॉन ई। क्यू का मान 6.4 गुणा -17 बटे 1.6 गुणा 10⁻⁷ पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, माइनस का ऊपर जाएगा प्लस को हो जाएगा, और माइनस का 17 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁷ गुणा बात करती है, तो -17 प्लस का 19 क्या होगा, 10 की पावर 2 होगा, 10 की पावर 2 क्या निकल के आएगा, 16 चौको 64 4, तो 4 गुणा 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी 100, 100 चौको 400। अब समझो 400 इलेक्ट्रॉन, 400 इलेक्ट्रॉन। अब वस्तु कैसी है, धनात्मक आवेश है, वस्तु पर कैसा आवेश है, धनात्मक आवेश है, तो 400 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी या अधिकता होगी, बात क्लियर। जब धनात्मक आवेश वस्तु धनावेशित कब होगी, जब इलेक्ट्रॉनों को त्याग, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 400 इलेक्ट्रॉनों की, इस पर 400 इलेक्ट्रॉनों की कमी। बच्चों बात क्लियर है इसमें।
ये तो बात रही थी, अब क्यू का मान दिया जाए, ई का मान तो कन्फर्म पता ही रहता है। अगर आपसे ऐसा हो कहीं एन का मान दिया हो, ई का मान पता रहता है, कहीं आपसे कोई आवेश पूछा हो, इस बात को भी निकाल लोगे आप। तो जो बात क्लियर है। तो हम बात करेंगे आवेशन से द्रव्यमान में, आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन की। आप कोई वस्तु अगर आवेशित होती है, आवेशित का मतलब क्या है कि वस्तु का ऋणावेशित भी होना, वस्तु का धनावेशित भी होना। अगर कोई वस्तु ऋणावेशित होती तो कितना उस पर द्रव्यमान उसका बढ़ जाता है, अगर वस्तु धनावेशित होती तो उस पर द्रव्यमान का क्या प्रभाव पड़ता है, उसी बारे में बात बताएंगे। इसका पहले सवालों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आवेशन से द्रव्यमान परिवर्तन के बारे में। तो जब हम बात करेंगे आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन, आवेशन से द्रव्यमान क्या परिवर्तन, आप बात समझेंगे। पहले आप एक छोटी सी बात को समझ लीजिए कि यदि कोई वस्तु आवेशित है, यदि कोई वस्तु आवेशित है तो जरूरी नहीं कि उस पर द्रव्यमान हो। सॉरी, यदि कोई वस्तु आवेशित है तो कन्फर्म है कि उसका द्रव्यमान होगा। बात सुनो ध्यान से, यदि जो मार्कर आवेशित है तो कन्फर्म है कि इसका द्रव्यमान है। लेकिन यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं कि वह वस्तु आवेशित हो। तो ये तो बात आपको समझने की है, यदि कोई वस्तु आवेशित है तो कन्फर्म है कि उस पर द्रव्यमान होगा। और यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान है, यदि किसी वस्तु पर द्रव्यमान है तो जरूरी नहीं है कि वह वस्तु आवेशित हो। इस बात को नोट कर लीजिए। आप समझो ध्यान से कि आवेशन से द्रव्यमान में क्या क्या परिवर्तन आता है, तो समझो। एक तो आपकी क्या है, उदासीन वस्तु। क्या है? उदासीन वस्तु। आपकी होगी उदासीन वस्तु, यानी जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन उतने ही प्रोटॉन, नेट आवेश शून्य। अब इस उदासीन वस्तु ने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, इस उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया। तो क्या हुआ, यहां बना दे रहे हैं, जब इस उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो इस उदासीन वस्तु पर क्या, कौन सा आवेश आ गया, ऋणावेश। वस्तु कैसे हो गई आपकी, ऋणावेशित हो गई। वस्तु अब कैसे हो गई, ऋणावेशित हो गई। आप समझो ध्यान से, अब कितने आवेशों से ऋणावेशित हुई, यानी इसका द्रव्यमान कितना परिवर्तन हुआ होगा। अगर किसी वस्तु को ध्यान समझो, इसे हम m मान ले, इसे m1 मान ले, ठीक है। तो जैसे इस उदासीन वस्तु ने, पहले हम बात करेंगे, इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, तो इस उदासीन वस्तु पर तो देखो समझाते हैं, जिस उदासीन वस्तु है, जब इलेक्ट्रॉनों को, किसी उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो होगा, कितना होता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, जो आपका एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 केजी, 9.1 गुणा 10⁻31 केजी। तो जैसे ही इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर तो भार बढ़ेगा इसका, इस उदासीन वस्तु पर कुछ तो द्रव्यमान इसका बढ़ेगा, तो द्रव्यमान वृद्धि तो हुई। अगर ऋणावेशित वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में वृद्धि होती है। तो द्रव्यमान वृद्धि कैसे होगी, यहाँ बता दे रहे हैं, द्रव्यमान में, कॉन्सेप्ट को समझिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान समझो कि जैसे इस ऋणावेशित वस्तु ने, इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो उस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इस पर द्रव्यमान वृद्धि हुई, यानी इस वस्तु एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान बराबर इसका वजन बढ़ा, कितना, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31 केजी। ये तो बात हुई जब उसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। अब इसने दो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया तो इस पर जो आवेश की द्रव्यमान वृद्धि होगी, प्लस का 2 गुणा 9.1 गुणा 10⁻31 केजी। इसी प्रकार इसने 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4, 5, 6 डॉट 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 n तक। अब इस उदासीन वस्तु ने n इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया तो इस उदासीन वस्तु पर n इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर वस्तु कैसी हुई,
वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई, यानी कि n इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई, यानी कि n इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर वस्तु कैसी हुई। अब तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना 9.1 आप इसे ऐसे लिख सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आप बात आपकी हो गई जब द्रव्यमान में वृद्धि हुई। इतनी बात क्लियर है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो सकती है? वैसे हमारे साथ सब दिक्कत होनी ना चाहिए, क्योंकि कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ इतना सोचा है कि आप खुद कॉमन सेंस लगाएंगे कि कोई उदासीन वस्तु है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, उस पर एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वस्तु कैसे हो जाती है, उसका द्रव्यमान वृद्धि होती है। एक इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान उसमें वृद्धि कर देता है, किसमें, वस्तु को। ऐसे उसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वस्तु के द्रव्यमान वृद्धि हुई। इसी प्रकार n इलेक्ट्रॉन जब उदासीन वस्तुओं ने ग्रहण किए, वस्तु तो ऋणावेशित हो ही गई। तो अगर वस्तु ऋणावेशित हो गई तो उस पर n इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हुई। बच्चों की बात क्लियर है। अब जो बात करेंगे उदासीन वस्तु, जो आपकी ये उदासीन वस्तु है, अब इसी उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, इसी उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा। इसी उदासीन वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को त्यागा। जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है क्या होता है, बढ़ती है धनात्मक वस्तु कैसे हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। तो जब वस्तु धनावेशित हो जाएगी तो क्या होगा, देखो वस्तु कैसी उदासीन, एक इलेक्ट्रॉन त्याग, यानी एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई इस पर, किस पर, उदासीन वस्तु पर एक इलेक्ट्रॉन की कमी आई, यानी एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर उस वस्तु के द्रव्यमान में कमी हुई। यहाँ लिख दे रहे हैं जो, तो द्रव्यमान में जो कमी होगी, द्रव्यमान में जो कमी होगी किस प्रकार से होगी, एक इलेक्ट्रॉन पहले लिखते हैं, इसने इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा। जैसे इस उदासीन वस्तु ने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो वह उदासीन वस्तु एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर, इस द्रव्यमान में एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इस इलेक्ट्रॉन में कमी आई, यानी कि 31। अब इसी प्रकार इसने 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागा, तो 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर इसके वस्तु के द्रव्यमान में फिर से कमी आई। तभी तो माइनस का लिख रहे हैं, माइनस का 2 × 9.1 गुणा 10⁻31 kg। बात क्लियर है? क्या होता है, किसको दिक्कत? तो इसी प्रकार इसने n इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसी उदासीन वस्तु ने जब n इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो उस उदासीन वस्तु पर जो कमी आती है किसकी, द्रव्यमान की, n इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर इस पर क्या आ गई, कमी, माइनस का n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो चौथी बात क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम बात बता रहे हैं कि आवेशन से द्रव्यमान में परिवर्तन क्या होता है। तो जब कोई उदासीन वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है तो पहले सबसे पहले ऋणावेशित हो जाती है, और ऋणावेशित हो जाती है जितने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर वह वस्तु के द्रव्यमान में वृद्धि हो जाती है। तो वही बात लिख रहे हैं, द्रव्यमान वृद्धि होती है n × मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब कोई धनावेशित वस्तु या जब कोई उदासीन वस्तु जब इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है तो सबसे पहले वस्तु कैसी हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, और जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागती है उतने ही इलेक्ट्रॉनों के द्रव्यमान के बराबर वह वस्तु के द्रव्यमान में कमी हो जाती है, वह वस्तु उतने ही द्रव्यमान के बराबर द्रव्यमान में कमी हो जाती है। बच्चों बात क्लियर है। अब जो बात दोनों की बात, हम तो वैसे देखा जाए तो 2 लाइन की बात है, हम आपको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। यही बात अब इसका क्वांटिटीकरण में था, 1 लाइन की परिभाषा थी, 2 मिनट की बात को हमने कहा कितना लंबा लेगा, क्यों, क्योंकि हम आपको हर एक बात को बहुत डिटेल में बताना चाहते हैं। अगर कोई वस्तु धनावेशित है तो क्यों है, किस वजह से। हमने जो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, पहले वीडियो देखिएगा आपने, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्ट ही हमने किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा, उस वीडियो को देखिए, हमने बहुत ही डिटेल में हर बात को बताया था। इतनी बात क्लियर है। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम फिर से बात रिवाइज करा देंगे।
अब जो द्रव्यमान में अंतर आएगा, अंतर क्या आएगा, यहाँ तो ग्राफ से देखो कितना निकल गया है, द्रव्यमान की कमी डेल्टा एम बराबर माइनस प्लस का n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ क्या निकल गया है, डेल्टा एम बराबर n माइनस का n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों की बात जो आएगी, यानी कि जो आवेश में, किसमें, जो द्रव्यमान में अंतर होगा, द्रव्यमान में अंतर क्या होगा, द्रव्यमान में अंतर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्लस माइनस स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अब आप कैसे लिख सकते हो, डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस यानी कि द्रव्यमान में वृद्धि माइनस यानी द्रव्यमान में कमी। इतना क्लियर है। तो द्रव्यमान अंतर क्या है, डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 31 केजी। आपका क्या होता है, आप किसका, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। तो बात क्लियर है। अभी बात हम आपको बता रहे हैं, ध्यान सुनो। जैसे किसी वस्तु ने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके वस्तु ऋणावेशित हुई, तो उसका द्रव्यमान यानी कि जो m1 होगा, यानी कि m1 सबसे ज्यादा द्रव्यमान किसका होगा, ऋणावेशित वस्तु का, उसके बाद उदासीन वस्तु का, उसके बाद आपकी धनावेशित वस्तु का। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, सबसे ज्यादा द्रव्यमान होता है वो ऋणावेशित वस्तु का हो जाता है, उसके बाद उदासीन वस्तु का, उसके बाद धनावेशित वस्तु का। एक बार प्रैक्टिकल समझा रहे कैसा। उदासीन वस्तु समझो ध्यान से, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, एक किसने ग्रहण किया, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन। जैसे इस उदासीन वस्तु ने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो 11 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान वृद्धि हुई, एक इलेक्ट्रॉन तो उससे अधिक है, एक इलेक्ट्रॉन तो उदासीन वस्तु से अधिक है, एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो कुछ ना कुछ होगा, तो तभी तो वस्तु ऋणावेशित हुई। अब इसने जब एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा, जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को त्यागा तब वस्तु धनावेशित हुई। तो 9 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कम हुई। 11 10 21 10 10 20 10 9 19। इस बात पूरी बात क्लियर हो गई, इसको समझ दो। तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर वृद्धि हुई, और इस पर जिस उदासीन वस्तु है और जिस पर एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर कमी, तभी तो है m1 यानी कि ऋणावेशित वस्तु का मान उदासीन वस्तु के, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है, उदासीन वस्तु का द्रव्यमान धनावेशित वस्तु से अधिक होता है। इस बात क्लियर है, लिख के बता रहे हैं, आप तो परेशान न होइए। इस बात को पहले इसके तो ले लीजिए, उसके बाद आपको लिख के बता देंगे। तो बच्चों हमने अलग अलग पॉइंट आपके लिख दिए। तो किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए, यानी वस्तु ऋणावेशित हुई, तो किसी वस्तु को इलेक्ट्रॉन दिए तो उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। यदि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकली तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। इलेक्ट्रॉन निकले वस्तु धनावेशित हुई, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो वस्तु ऋणावेशित हुई, जब इलेक्ट्रॉन नहीं तो वस्तु धनावेशित हुई। तो ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से अधिक होता है और धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान उदासीन वस्तु से कम होता है। बात समझ क्लियर है। यानी ऋणावेशित वस्तु ग्रेटर देन उदासीन वस्तु ग्रेटर देन धनावेशित वस्तु। तो इतनी बात क्लियर है। तो आप पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको फ्री में टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। तो जो बात करेंगे सवाल से रिलेटेड क्या है कि किसी वस्तु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तब कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है आपको और आवेश का मान यानी कि Q का मान। इसमें तो आपको द्रव्यमान दिया गया है कि कितनी वृद्धि द्रव्यमान में होगी, समझो ध्यान से।
पहले आपको मान किसका दिया गया, द्रव्यमान में वृद्धि कितनी हुई 9.1 नैनोग्राम, यानी कि किसका मान डेल्टा एम का। डेल्टा एम का हम कितना दिए 9.1 नैनोग्राम। इस नैनोग्राम क्या है समझो ध्यान से, कुछ वैल्यू है जैसे 1 मिली 10 की पावर माइनस का 3 10 माइनस के 3 और 1 माइक्रो 10 की पावर माइनस का 6 और आपका 1 नैनो 10 की पावर माइनस की 9 और 1 पिको 10 की पावर माइनस की 12। ये कुछ वैल्यू है आपको याद करनी पड़ेगी। तो 1 मिली 10 की पावर माइनस की 3, 1 माइक्रो 10 की पावर माइनस के 6, 1 नैनो 10 की पावर माइनस के 9, 1 पिको 10 की पावर माइनस की 12। अगर आपसे कोई पूछे 1 मिली कूलम 10 की पावर माइनस के 3 कूलम, यानी 1 मिलीग्राम तो 10 की पावर माइनस के 3 ग्राम, इस प्रकार से मिलीग्राम या मिली किलोग्राम हो सकता है। तो 1 माइक्रोग्राम या 1 माइक्रो किलोग्राम 10 माइनस के 6, यानी 1 माइक्रो कूलम 10 माइनस के 6 कूलम, 1 नैनो कूलम 10 माइनस के कूलम। तो कुछ वैल्यूज को आपको याद करना पड़ेगा, बहुत सी वैल्यू है आपको बता देंगे हम। तो 9.1 नैनोग्राम, तो डेल्टा है 9.1 नैनोग्राम। पहले आप नैनो को आप देखो जो वैल्यू में किसने निकालनी किलोग्राम में, तो पहले नैनो को चेंज करना पड़ेगा। तो नैनो की वैल्यू कितनी है 10 की पावर माइनस की 9 ग्राम। अब तो बात ग्राम में आ गई, लेकिन ग्राम से किस में जाना है, ग्राम से किलोग्राम में। जब ग्राम से किलोग्राम में जाओगे आप 1000 का बाद ये 10 की पावर माइनस का 3 का गुणा, तो 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 9 इंटू 10 की पावर माइनस की 3, तो क्या निकल गया किलोग्राम हो गए। तो 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 12 किलोग्राम। तो जी तो आपका मान किसका हो गया डेल्टा एम का। तो कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, एन का मान ज्ञात करना है हमें, किसका मान एन का मान। हमें जब एन का मान ज्ञात करना है फॉर्मूला पता है कि डेल्टा एम बराबर एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया नहीं है, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद रखना होगा। कितना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10 टू द पावर माइनस का 31, यानी कि 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 33 केजी। तो डेल्टा एम का मान आपको दिया गया, एन का मान आपको निकालना है। तो एन का मान निकालना तो आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे लेके आओ, तो डेल्टा एम बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डेल्टा एम का मान कितना है 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 12 केजी बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस की 31 केजी। केजी कैसे 9.1 से 9.1 कैंसिल, माइनस के 31 ऊपर जाएगा, माइनस के ऊपर तो माइनस के 31 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। जब प्लस का हो जाएगा तो 10 की पावर 12 में 21 यानी कितना मतलब निकल के आ रहा है 31 और 12 यानी कि 19, 10 की पावर 19, 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन। ये तो बात आपकी हो गई, आपने इलेक्ट्रॉनों कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए यानी 10 की पावर 19 इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए। तो बात क्लियर अपनी, जब किसी वस्तु इलेक्ट्रॉन दिए वस्तु आवेश तो हो गई होगी। अब हमें ज्ञात करना क्या ज्ञात करना आवेश का मान, यहाँ निकाल दिया है क्यू का मान ज्ञात करना। क्यू बराबर क्या होता है एन, क्यू बराबर क्या होता है एन, हमें क्यू का मान ज्ञात करना। तो क्यू बराबर एन कितना निकल के आ गया 10 की पावर 19 इंटू ई इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। समझो ध्यान से, प्लस का 19 माइनस का 19 कैंसिल, तो जो आवेश आया कितना 1.6 कूलम। क्यू का मान कितना आया 1.6 कूलम। जो तो आपके इलेक्ट्रॉन निकल के आ गए थे जाके कूलम निकल गए। बच्चों बात क्लियर है, दोनों सवालों वहां से निकल के आ गए। अगर फिर भी आपको इस सवाल में कोई दिक्कत आती है आप इस कमेंट सेक्शन लिख के बता सकते हैं। अगर कोई सवाल आपसे लगवा दे इसका अपन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जो दूसरा सवाल आपके लिए क्या है कि एक सड़क को रगड़ने पर उस पर 8.0 गुणा 10 की पावर माइनस 7 कूलम का ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो क्षण पर कितने इलेक्ट्रॉन एकत्रित हुए, क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई। आपको पहले m का मान ज्ञात करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, उसके बाद आपको द्रव्यमान की वृद्धि हुई उसको भी ज्ञात करना है। द्रव्यमान वृद्धि तो होगी जब ऋणावेश उत्पन्न हो रहा है। समझ ध्यान से बात को, पहले आपको किसका मान दिया गया 8.0 गुणा 10 की पावर 7 कूलम का ऋणावेश। किसका मान है
क्यू का मान कितना 8.0 गुणा 10⁻⁷ कूलम। और हमें n का मान ज्ञात करना है। हम E का मान जानते हैं, तो मूल आवेश 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम। क्या हम n का मान ज्ञात नहीं कर सकते? Q बराबर n, तो n बराबर Q अपॉन E, n बराबर Q अपॉन E। Q का मान कितना दिया गया 8.0 गुणा 10⁻⁷ माइनस के साथ, सही माइनस के साथ, इंटू E का मान कितना है 1.6 गुणा 10⁻⁹ कूलम। कूलम कैसे 16 पंचे 80। जैसे ही माइनस का 19 ऊपर जाएगा तो इस पर क्या निकल के आएगा 5 गुणा 10⁻⁻ ऊपर, तो 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, 10⁻12। यहाँ तक किसी को दिक्कत? हम लोग कुछ नहीं किया। क्यू का मान रखा, ई का मान रखा, 16 पंचे 80, 5 10 कैंसिल, माइनस का ऊपर गया प्लस के 12, तो 5 10⁻12 इलेक्ट्रॉन। ये तो आपका n का मान निकल के आ गया। अब बात करनी है क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई है, क्षण के द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई है, इस बात को समझो। फॉर्मूला पता है, डेल्टा m बराबर यानी क्षण के द्रव्यमान वृद्धि बराबर, लिख सकते हैं आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि क्षण के द्रव्यमान में वृद्धि बराबर n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणा एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो n आपने निकाल लिया कितना 5 गुणा 10⁻12 इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर सवाल में न दिया जाए फिर भी आपको याद रखना है कितना होता है 9.1 गुणा 10⁻31। तो 9.1 गुणा 10⁻31 केजी किलोग्राम। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखकर पूरा चिन्ह लिखा करो आप पहले, 9.1 गुणा 31 किलोग्राम। विथ यूनिट के साथ आपको लिखना है, समझो ध्यान से। क्या किया उसने मास इलेक्ट्रॉन का मान रख दिया हमने, इसका मल्टीपल करो पहले, 5 ही कम 5 45.5 गुणा माइनस के 31 12 यानी कि 9 2 11 यानी कि माइनस का 19, 10⁻⁻19। अब इतना भी आंसर आपके लिए सही है, लेकिन आप दशमलव एक और से निकाल दो तो 4.55 गुणा 10⁻1 हुआ, 10⁻1 इस तरफ जाएगा, दशमलव 10⁻1 घात प्लस की घात बढ़ेगा, इस तरह माइनस की घात बढ़ता है, तब दशमलव को एक अंक किसका आ रहा है 0.5 माइनस का 19 प्लस का 1 10⁻⁻18। तो किसका मान आ गया डेल्टा है किलोग्राम। आपको हमने दोनों सवालों के आंसर निकाल के दे दिए। तो अगर यहाँ तक इस वीडियो में आपको किसी प्रकार की दिक्कत आई हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख बता सकते हैं। कुछ नहीं था कि क्षण के द्रव्यमान आपको फॉर्मूला याद था, Q का मान दिया गया था, n का मान निकालना था, E का मान आपको पता है मूल आवेश, तो n बराबर Q अपॉन 5 × 10⁻12 इलेक्ट्रॉन, डेल्टा m n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकल गया डेल्टा m 4.55 × 10⁻18 किलोग्राम। जो तो आपको सवाल बात क्लियर हो चुकी होगी। आज बच्चों तो आज हमने आपको आवेश का क्वांटमीकरण यानी कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया कि भौतिक अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश अपनी मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। हमने अलग अलग टाइप से बताया था कि कोई वस्तु धनावेशित होती है उस पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किस प्रकार से होते हैं, यदि कोई वस्तु ऋणावेशित होती है तो उस पर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार स्थानांतरित होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पूर्णांक संख्याओं के रूप में स्थानांतरित होते हैं, ना कि एक आधा या कभी 1.5 0.5 2.5 इस प्रकार से नहीं होगी। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या 1 2 3 इस प्रकार से दे सकते हो, निकाल सकते हो। उसके बाद हमने बताया था कि आवेश से द्रव्यमान में क्या परिवर्तन आता है, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, उसके बाद उदासीन वस्तु, उसके बाद धनावेशित वस्तु। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है। अगर आपको फिर भी इस वीडियो में कोई दिक्कत आई हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके लिए इतना है तो आपको अगली वाली वीडियो में हम आवेशन के प्रकार के बारे में बताएंगे तथा कूलाम का नियम के बारे में बताएंगे, यानी कि स्थिर वैद्युत क्या होता है उसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो सब्सक्राइब के बगल से बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो जो आती रहती है उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू बच्चों।